हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि यह जो मेरा सेशन है वह 5th सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। इसमें हम एसबीटी बिहार के द्वारा जो 2018 में जो पेपर कराया गया था एसी मशीन का, तो उसका हम ऑब्जेक्टिव का डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वह क्वेश्चन है कि द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ। तो कह रहा है कि इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है वह क्या चीज़ से बना हुआ होता है। फ्रेम जो होता है वो किसी भी कोई भी मशीन हो, फ्रेम जो होता है वो मशीन का बाहरी पार्ट होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो वह जनरली जो होता है वो इंडक्शन मोटर के केस में या लगभग मशीन के केस में वो कास्ट आयरन का ही बना हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर हमारा और ऑप्शन जो है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है वो जनरली लाइट वेट में, अगर हमको कोई स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट बनाना है जिसमें कि उसका वजन कम रखना है तो उस केस में हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग जनरली जो है वो एरोप्लेन बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन स्टील का उपयोग हम ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का कोर, उसको बनाने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो रिलक्टेंस होता है वह घट जाता है, जिसके कारण कि लीकेज फ्लक्स जो होता है वो कम होता है और लिंकेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होता है वो कम जाता है। और ब्रॉन्ज के बारे में, तो ब्रॉन्ज क्या है, तो ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टीन का। तो ब्रॉन्ज क्या है, तो यह जो है वो कॉपर और टीन का, कॉपर प्लस टीन का यह एलॉय है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था पहला, उसका राइट आंसर जो हमारा हुआ वो हुआ कास्ट आयरन। तो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो कह रहा है द इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी, कह रहा है इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। अगर लचीला होगा उसका शाफ्ट, शाफ्ट मतलब आप समझ रहे हैं कि रोटर जिस पर लगा हुआ रहता है, इस तरह का रोटर रहता है लगा हुआ, ऐसा रोटर रहता है लगा हुआ। तो यह जो है, यह पार्ट, यह जो है इसको हम शाफ्ट कहते हैं। यही जो हमारा है वह शाफ्ट है। तो शाफ्ट अगर लचीला होगा तो रोटर उस पर फिट नहीं खाएगा। और हॉलो, दूसरा ऑप्शन करा है हॉलो। हॉलो मतलब यह जो रड जो है शाफ्ट, वह अगर हॉलो होगा तो वो उतना बरियार तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, और साथ में करा है बोथ ए एंड बी, तो यह भी नहीं होगा। तो अंत में जो आता है हमारा होता है स्टिप। स्टिप का मतलब होता है मजबूत। तो इसका जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो होता है वो स्टिप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वह है कि इन एंड इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज। अगर किसी भी इंडक्शन मोटर के केस में अगर एयर गैप बढ़ जाता है तब क्या होता है। तो एयर गैप बढ़ने के कारण क्या होता है कि फ्लक्स जो लिंकअप होता है स्टेटर से रोटर में, जैसे यह स्टेटर होता है, इसके अंदर में रोटर लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकअप जो होता है, अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होगा और फ्लक्स लिंकअप कम होगा। इसके कारण क्या होता है कि इसका पावर फैक्टर जो होता है, ओवरऑल पावर फैक्टर वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका आंसर जो हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर बी है कि इसका पावर फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब अगर पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है तब इसमें एक दो पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर के केस में किसमें जो है वो पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो स्लॉट होता है वो 4 तरह का स्लॉट होता है। तो पहला स्लॉट जो हमारा है वह होता है वाइड बार स्लॉट। वाइड बार पहला स्लॉट यह होता है। उसके बाद होता है डीप बार, दूसरा हमारा होता है वो होता है डीप बार। तीसरा हमारा जो होता है वह होता है सेमी ओपन स्लॉट। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सेमी ओपन स्लॉट। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है क्लोज स्लॉट। क्लोज्ड स्लॉट। तो सबसे ज़्यादा जो पावर फैक्टर जिसका अच्छा होता है वो होता है क्लोज स्लॉट का। इसके बाद सेमी ओपन स्लॉट आता है, फिर डीप स्लॉट आता है, और सबसे कम जो होता है वो वाइड बार का होता है। और इसी में अगर हम लीकेज फ्लक्स के केस में देखें तो यही जो है वह उल्टा हो जाएगा। तो लीकेज फ्लक्स के केस में भी आप लोग लिख लीजिए, यह सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है क्लोज स्लॉट का। तो क्लोज स्लॉट का जो होगा वह सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा सेमी स्लॉट का। उसके बाद जो होगा वो होगा सेमी स्लॉट का।
और उसके बाद जो हमारा होगा वो डीप बार का, उसके बाद जो हमारा होगा वो किसका होगा, डीप बार का, और उससे उसके बाद जो होगा वो होगा क्या, वाइड बार का, तो वो हो जाएगा वाइड बार का। तो इस तरह से इसका आंसर जो था वो था बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। कह है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो किसके सिमिलर होता है। तो यह जो होता है वह ट्रांसफॉर्मर कि अगर हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर दे, सेकेंडरी जो बाइंडिंग होता है उसको अगर हम शॉर्ट कर दे, तब जो प्रिंसिपल पर यह ट्रांसफार्मर वर्क करेगा वही प्रिंसिपल पर जो है वह 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका राइट आंसर है। सिंक्रोनस मोटर क्या है, तो सिंक्रोनस मोटर तो एक अलग ही मोटर है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यह सब जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अलग अलग टाइप है। तो ये सब तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन, ये तो डायरेक्टली वन लाइनर है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इंडक्शन मोटर जो है वह जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट स्टार्टिंग द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, स्टार्टिंग में स्लिप जो होता है इंडक्शन मोटर का वो क्या होता है। जनरली ज़्यादातर लोग इसको बोल देता है कि 0 होता है, लेकिन इसका जो होता है वो यूनिटी होता है। यूनिटी कैसे होता है इसको आपको हम दिखाते हैं। स्लिप का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, स्लिप बराबर होता है NS माइनस के NR अपॉन में NS होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब एट स्टार्टिंग के केस में NR का वैल्यू क्या होगा, NR का वैल्यू तो 0 होगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए NS माइनस के 0 अपॉन में NS। तो यहाँ पर क्या बचेगा, NS अपॉन NS। तो NS अपॉन NS जब हम करेंगे तो क्या बचेगा, 1 को ही हम यूनिटी कहते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग के केस में जो स्लिप होता है वह यूनिटी होता है। तो इस बात को ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, या समझ गए होंगे, हम तो समझा दिए फार्मूला पर भी। यह जो होता है यस जो है वो स्लिप है, स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR अपॉन में NS। और यही अगर परसेंटेज स्लिप कहेगा तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज स्लिप आएगा। और क्वेश्चन में जो जनरली दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल के केस में वो परसेंटेज स्लिप रहता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या करा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रोटर आर यूज्ड इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में कितने तरह का रोटर यूज होता है। तो जनरली आप साइलेंट पोल टाइप नाम सुने होंगे और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप नाम सुने होंगे। तो जब दो सही है तो तीसरा भी सही होगा, और अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में दिया हुआ है तो तीसरा भी सही ही होगा। और वैसे भी यह भी एक टाइप होता है प्रोजेक्टेड पोल टाइप। तो कुल मिलाकर हमारा जो रोटर का टाइप होता है अल्टरनेटर में वो 3 होता है, साइलेंट पोल टाइप, प्रोजेक्टेड पोल टाइप और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है कि इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज, अभी का जो अल्टरनेटर बन रहा है उसका जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें क्या होता है। तो उसमें हम रोटेटिंग पार्ट में फील्ड सिस्टम को रखते हैं, फील्ड सिस्टम को हम रोटेटिंग पार्ट में रखते हैं। और स्टेशनरी पार्ट में जो हमारा होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि द 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट ओपन। 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर सर्किट ओपन है, तो उस केस में क्या होगा, अगर रोटर सर्किट ही ओपन हो जाएगा तो मोटर जो हमारा है वो रन नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट रन। ओवर हीटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी में करंट ही नहीं पास होगा। वहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा स्टेटर से, जैसे ये देखिए स्टेटर है और ये रोटर होता है, तो यहाँ पर से जो करंट इंड्यूस होगा वह इसमें जाके लिंकअप ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज सर्किट तो है नहीं। जब ये ओपन है, सेकेंडरी हमारा ओपन हो जाएगा, मोटर का रोटर या ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग या मोटर का रोटर दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ पर अगर रोटर ओपन हो जाएगा तो उस केस में लिंकअप नहीं हो पाएगा, लिंकअप नहीं हो पाएगा तो उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली वह क्या है, उसके कारण कि वह रोटेट ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट रन। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। तो है 10 क्वेश्चन नंबर में कि इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर सर्किट कैन बी मेजर्ड विथ। कहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी होता है रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं। तो उसको हम लोग मेजर जो करते हैं वो करते हैं
डीसी मूविंग कॉइल मिली वोल्ट मीटर से। तो इसका हम लोग किससे करते हैं, तो इसका हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी, डीसी मूविंग कॉइल मिली वोल्ट मीटर। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्मॉल करंट को मेजर करने में। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो स्मॉल करंट, जो भी सर्किट में अगर स्मॉल करंट होता है, वेरी स्मॉल करंट, तो उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। और वाट मीटर का तो आप लोग पता ही होगा कि वाट मीटर का उपयोग हम लोग पावर को मेजर करने में करते हैं। पावर में भी कौन सा पावर, तो पावर में हम एक्टिव पावर को मेजर करने में उपयोग करते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। तो 11 क्वेश्चन कर रहा है द टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नियरली प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है कि जो टॉर्क डेवलप होता है इंडक्शन मोटर में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वह प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। कैसे इसको आप देख सकते हैं, तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे टी स्टार्ट, जो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वह होता है 3 में ओमेगा एस इंटू में होता है वी स्क्वायर इंटू में R2 डैश अपॉन में R1 प्लस में R2 डैश का होल स्क्वायर इंटू में होता है प्लस में एक्स स्क्वायर। यह एक फार्मूला होता है स्टार्टिंग का। और एक हमारा होता है टी मैक्स का फार्मूला में भी आप लोग देख लीजिए, इसका होता है 3 में ओमेगा एस इंटू में होता है वी स्क्वायर अपॉन में 2x12। तो यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि जो टॉर्क हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। यहाँ पर भी टॉर्क जो प्रोपोर्शनल है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 में चलते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है द स्पीड ऑफ ए स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द रोटर साइड। रोटर साइड जैसा ही कर दिया तो रोटर साइड में स्लिप रिंग, पहले तो हम रोटर साइड से कंट्रोल किसको कर सकते हैं, तो रोटर साइड से हम सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग से रिलेटेड जो भी होगा, स्लिप रिंग से मोटर जो होता है स्लिप रिंग का मोटर, उसी को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए हम लोग जो है रियोस्टैटिक कंट्रोल लगाते हैं। तो इसका जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके स्पीड कंट्रोल के लिए हम रियोस्टैटिक कंट्रोल का उपयोग करते हैं। बाकी ये सब जो है पोल, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, इस मेथड का उपयोग हम लोग जो स्क्वायरल केज मोटर होता है, स्क्वायरल केज, उसमें उपयोग करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर टाइप मोटर जो होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हम एडिशनल अलग से हम रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको एक्यूरेट आंसर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑप्शन ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें ज़्यादातर हमको चांस लग रहा है कि लाइन रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार डेल्टा का उपयोग तो हम लोग करते ही हैं, और ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग भी आप लोग पढ़े होंगे, डेल्टा और लाइन का भी पढ़े होंगे, लेकिन लाइन रेजिस्टेंस का हम लोग नहीं पढ़े। तो इसलिए मेरे ख्याल से यह आंसर है, लेकिन हम बाद में फिर इसको हम चेक करके आपको बता देंगे। नहीं तो आप भी कोशिश करिएगा कि पता करें कि इसका आंसर सही क्या है, लेकिन मेरा ज़्यादा चांस है कि यही होना चाहिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यह कह रहा है कि अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वन लाइनर है, डायरेक्ट याद करने वाला, कि अल्टरनेटर जो है वो हमारा वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, तो कह रहा है कि इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ फिक्टिशियस। यह जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है अल्टरनेटर के केस में वह किसके इक्विवेलेंट होता है, तो यह जो होता है वो रिएक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। यह जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो रिएक्टेंस के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा कर रहा है, तो कह रहा है ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज वाइडली यूज्ड फॉर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का हम लोग वाइडली यूज कहाँ करते हैं,
और किस लिए करते हैं? तो जनरली इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं वह पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में भी करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के एंड में जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वह है 17। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, द सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाई, सिंक्रोनस मोटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? तो उसको स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइडिंग डैम्पर बाइंडिंग इन रोटर सर्किट में डैम्पर बाइंडिंग भी लगाते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा जो है वो सही है। कपलिंग इट विथ डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग करके भी उसको स्टार्ट करते हैं, यह भी सही है। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसको हमको स्टार्ट करने के लिए बाहर से एडिशनल सोर्स लगाना पड़ता है, एडिशनल इक्विपमेंट, एडिशनल मशीन लगाना पड़ता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो हम रोटर सर्किट को उपयोग करके डैम्पर बाइंडिंग में जो है रोटर सर्किट में डैम्पर बाइंडिंग को प्लेस करके भी हम इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि कपलिंग इट विथ डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपल करके, और तीसरा जो हमारा है वो पॉनी मोटर के थ्रू। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है तीसरा ऑप्शन कपलिंग इट विथ अ स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर कॉल्ड पॉनी मोटर, इसके थ्रू भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दी एबव मेथड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो होता है दोनों को दोनों स्टेटर पर ही प्लेस होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही बाइंडिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। इससे रिलेटेड और आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसके बाद और इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बाइंडिंग जो होता है उसको बाइंडिंग को हम इसमें क्या करते हैं, तो एक ही बाइंडिंग को हम स्प्लिट कर देते हैं। तो बाइंडिंग जो होगा वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और कितना डिग्री पर इसको करते हैं, तो 90 डिग्री पर इसको हम करते हैं। क्यों करते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप लिख लीजिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। इसका स्टार्टिंग टेक्निक अगर आपसे पूछे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टेक्निक क्या है, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग टेक्निक इसका जो होता है वह होता है क्या, स्प्लिट फेज टेक्निक का आप लोग उपयोग जो करते हैं स्टार्टिंग टेक्निक के रूप में करते हैं। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है कि इफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, करा कि कैपेसिटर मोटर जो होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो कैपेसिटर होता है वह अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर जो है वह नहीं स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि कैपेसिटर से ही वह इग्नाइट होता है, कैपेसिटर से ही वह वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो वो अगर कैपेसिटर ही जल गया या कैपेसिटर ही शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस केस में वह स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देख लीजिए 20 कि इन अ शेडेड पोल मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज डेवलप्ड बाय, शेडेड पोल मोटर में रोटेटिंग फील्ड कैसे डेवलप होता है? तो रोटेटिंग फील्ड डेवलप होने के लिए उसमें शेडिंग कॉइल के थ्रू होता है। कोई भी कहीं भी जितना भी आप पढ़े होंगे मोटर, ट्रांसफार्मर, जहाँ पर भी पढ़े हैं तो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करने में जनरली जो काम आता है वह कॉइल आता है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते थे कि सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में कॉइल लगा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते थे, अगर नहीं इसका आंसर पता होता तब भी हम कह सकते थे कि शेडिंग कॉइल है, तो जहाँ पर कॉइल होगा वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वहीं पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हम करते हैं शेडिंग पोल मोटर में शेडिंग कॉइल के थ्रू। तो यह जो था हमारा आज का सेशन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह के आगे भी हम जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव को भी हम डिस्कस कर देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे।
तो अगर सेशन अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।